अभी तक मुझको लगता था दैट ऊषा ब्रांड नेम के अंदर पंखे एंड मिक्सी जैसे प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं। अभी पता चला है दैट ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से एक कंपनी है जो कि लोन देने का काम करती है। एंड अब यही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। वो अलग बात है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 1995 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी लोन देने का काम करती है। बेसिकली ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है। एंड जो ये एनबीएफसी कंपनियां होती हैं, इनका मेन बिजनेस क्या होता है? एक जगह से लोन लेना, दूसरी जगह लोन दे देना। जहां से ये लोन लेती हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती हैं, जहां पर ये लोन देती हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती हैं। बीच में जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल होता है वो इन कंपनीज के लिए रेवेन्यू होती है एंड बाकी खर्चे माइनस करने के बाद जो इन कंपनीज के पास बचता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ये कंपनी भी इसी पैटर्न पर काम करती है। एक जगह से लोन लेती है, दूसरी जगह लोन दे देती है। अब जहां से ये कंपनी लोन लेती है वहां से ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती है एंड जहां पर ये कंपनी लोन देती है वो अप्रोक्सीमेटली 17% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देती है। एंड यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट डिफरेंशियल बचता है वो इस कंपनी के लिए मार्जिन हो जाते हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी दूसरी कंपनीज को, दूसरी एनबीएफसीज को लोन देती है, एमएसएमई कंपनीज को लोन देती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फाइनेंसिंग करती है एंड इसी तरह के और भी काफी सारे लोन्स देती है। एंड जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, अगर हम उसको बाइफरकेट करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की वो बड़े बड़े लोन देकर आती है। उन लोन से आती है जो इस कंपनी ने दूसरी एनबीएफसीज को या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए हैं। वहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 57% आता है। एमएसएमई लोन्स के थ्रू इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 34% आता है। ऐसे ही 1.19% इस कंपनी की रेवेन्यू आती है ग्रीन फाइनेंसिंग से, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फाइनेंसिंग से। एंड अप्रोक्सीमेटली 7.27% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की प्रोसेसिंग फी से। जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं वो लोन देते टाइम प्रोसेसिंग फी चार्ज करती हैं एंड वो प्रोसेसिंग फी इस तरह की कंपनीज के लिए काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। एंड इस कंपनी के केस में वो अमाउंट 7% से ऊपर है। बेसिकली जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, इनका मेन काम क्या है? एक जगह से लोन लेना, दूसरी जगह लोन दे देना। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, इन्होंने एक जगह से लोन लिया, दूसरी जगह लोन दे दिया एंड जहां पर इन्होंने वो लोन दिया वो लोन वापस नहीं आ रहा, तो फिर इस तरह की कंपनियां एक किस्म से फंस जाती हैं। ये प्रॉब्लम इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है एंड इसको हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो एसेट्स जिन्होंने आपके लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया है। एंड इस कंपनी के केस में जो ये एनपीए है, अगर हम ग्रॉस एनपीए देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 4% का है। नेट एनपीए अप्रोक्सीमेटली 3% का है। ये जो ग्रॉस एंड नेट एनपीए का लेवल है, ये इस तरह की कंपनीज के लिए काफी कंसर्निंग बात मानी जाती है एंड इस कंपनी के केस में ये बहुत ज्यादा है। नॉर्मली इस सेगमेंट में माना जाता है दैट अगर कोई कंपनी, कोई एनबीएफसी जितना छोटा लोन देती है उतना बेटर माना जाता है। एंड इस कंपनी का जो एवरेज लोन टिकट साइज है वो है 13.68 लाख रुपीस का। ये काफी छोटा अमाउंट है, काफी छोटा लोन टिकट साइज है। स्टिल जो इस कंपनी के ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है वो काफी ज्यादा है एंड ये थोड़ा सा कंसर्निंग है इस कंपनी के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये बताता है दैट ये कंपनी लोन तो दे देती है बट रिकवर करने में इस कंपनी को प्रॉब्लम होती है। एंड ऐसा नहीं है दैट ये कंपनी लोन रिकवरी ट्राई नहीं करती, ये कंपनी बहुत ट्राई करती है एंड इस तरह के जो भी केसेस होते हैं एट द एंड वो फिर कोर्ट में चले जाते हैं। एंड अगर आप इस कंपनी के लीगल केसेस की समरी देखोगे तो वो मोर देन 30 पेजेस की है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं बताता है दैट जो इस कंपनी के लोन रिकवरी मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कमजोर है। बेसिकली ये कंपनी एमिकेबल वे से लोन की रिकवरी नहीं कर पा रही है एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं। एंड ऐसे ही जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनकी ग्रोथ किस तरह से मेजर करती है दैट आपके नंबर ऑफ बोरोवर्स कितने हैं, आपने कितने लोन डिसबर्स किए हैं। तो जो ये कंपनी है, एक्चुअली में इस कंपनी के जो नंबर ऑफ बोरोवर्स हैं वो कम हुए हैं। जो इस कंपनी का लोन डिसबर्सल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो कम हुआ है। ये बहुत कंसर्निंग बात मानी जाती है इस तरह की कंपनीज के लिए, बिकॉज आज की डेट में अगर आप मार्केट में दूसरी एनबीएफसी कंपनीज को देखोगे तो जो उनके नंबर ऑफ बोरोवर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो उनके लोन डिसबर्सल है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस कंपनी के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस। जो ये एनबीएफसी कंपनियां होती हैं, एसेट बेस, लायबिलिटी बेस बहुत बड़ा होता है। उस कंपैरिजन में जो इनकी रेवेन्यू होती है वो बहुत कम होती है। अब अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें
तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 164 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये इंक्रीज होकर 372 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में रिडक्शन देखने को मिला है, ये 335 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। बट इस साल सितंबर 2024 तक इस कंपनी का जो टोटल एसेट बेस है ये 351 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया। थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, बट फाइनेंशियल ईयर 24 में एक डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 25 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 46 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 63 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 27 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 10 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में ये 13 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 इस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट किया था 35 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 177 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मार्च 2024 में ये पॉजिटिव हो गया है 71 करोड़ रुपीस से ऊपर का। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन में सिर्फ 4 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। अब नेगेटिव कैश जनरेट करना इस तरह की कंपनी के लिए पॉजिटिव बात मानी जाती है, बट मार्च 2024 में ये पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात मानी जाती है। बिकॉज अगर कोई लोन देने वाली कंपनी वो लोन नहीं दे रही तो फिर ये कंसर्निंग बात है। एंड जो ये कंपनियां लोन देती हैं इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। तो मार्च 2024 में ये पॉजिटिव है, बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। सितंबर 2024 तक सिर्फ 4 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने लोन दिया है, ये भी कंसर्निंग बात है बिकॉज डिसबर्सल कम होते जा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बट जो ये इस कंपनी के मार्जिन है वो जबरदस्त है। मोर देन 75% के एबिटा मार्जिन, मोर देन 21% के पैट मार्जिन। बट जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 9.29% की है। एंड 12% के आसपास इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन तो जबरदस्त है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट कंसर्निंग बात क्या है दैट जो इस कंपनी का लोन डिसबर्सल है वो कम हो गया है। पिछले साल तो वो पॉजिटिव था, वो नेगेटिव में रहा है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी का रेवेन्यू बेस है बहुत कम है। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर से इस बिजनेस में है। एंड अभी भी इस कंपनी की इनकम ये 100 करोड़ रुपीस को टच नहीं हुई है। एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए लगता भी नहीं है दैट 2-4 सालों में ये 100 करोड़ रुपीस को टच भी करेगी। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी का आईपीओ साइज है 98.45 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू है। 160 रुपीज से 168 रुपीज का प्राइस बैंड है। 800 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,34,400 रुपीज की। 24 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 28 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 31 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड जहां तक मुझे लगता है 31 अक्टूबर को है दिवाली। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए। उस पैसों का यूज करके ये कंपनी और लोन बांटेगी जिससे इस कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। एंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास का। तो आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो रेवेन्यू है एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगा आपको। एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स से इस बिजनेस में है, फाइनेंसिंग का काम करती है। एंड जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो 100 करोड़ रुपीस अभी तक टच नहीं हुई है। एंड लगता भी नहीं है दैट अगले 4-5 सालों में ये 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस भी करेगी। एंड अगर इस तरह की पिक्चर आपको देखने को मिलती है तो आप खुद देखो ना, 30 साल से इस कंपनी ने कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ लिए हैं, तो अगले 5-7 साल में वो क्या कर लेगी? तो अगर आपको इस तरह की इमेज दिखे किसी कंपनी की, दूर खड़े हो जाओ। बिकॉज आज की डेट में एनबीएफसी कंपनियां मार्केट में बहुत सारी लिस्टेड हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गो विद द बेस्ट वन। इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एक तो ये एसएमई कंपनी है, दूसरा कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो मे बी आपकी वेल्थ उस हिसाब से मल्टीप्लाई ना हो पाए जो कि एक मेन बोर्ड वाली कंपनी आपको दे सके। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं माननी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।